तो देखिए आज हम बेसिकली जो इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एंड इट्स कैपेसिटेंस पढ़ रहे थे, इस पे कुछ ये जो भी है आपका क्वेश्चंस करेंगे, शॉर्ट टाइप क्वेश्चंस। हम पढ़ क्या रहे थे? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस। ठीक है, हम ये पढ़ रहे थे। तो इससे रिलेटेड आज कुछ शॉर्ट ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस करेंगे जो कि पूछे जा सकते हैं आपके एग्जाम में। देखिए, जैसे पहला क्वेश्चन है आपका, कह रहा है कि अगर मेटल प्लेट इज इंट्रोड्यूस्ड बिटवीन द प्लेट्स ऑफ अ चार्ज प्लेट कैपेसिटर केस द इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फील्ड। ये कह रहा है कि जैसे मान लीजिए ये आपका पैरेलल प्लेट है, ठीक है। इस पैरेलल प्लेट में के बीच में अगर हम कोई मेटालिक प्लेट इस तरह से प्लेस्ड कर दें, इस तरीके से हम मेटालिक प्लेट को प्लेस्ड कर दें, हाँ ठीक है, तो उस केस में इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फील्ड क्या होगा? तो देखिए, जब हम पैरेलल प्लेट में जो चार्ज देते हैं बाय इंडक्शन, यहाँ पे इक्वल एंड अपोजिट चार्ज आ जाता है। तो इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फील्ड का डायरेक्शन क्या होता है? पॉजिटिव से नेगेटिव। तो ये हमारा इस तरीके से चलेगा। ये हमारा चल रहा है। अब यहाँ पे हमने इसके अंदर क्यों नहीं दिखाया? हमने शुरू में पढ़ाया था इलेक्ट्रिक फील्ड जो होता है कंडक्टर के अंदर वो क्या होता है? जीरो होता है। इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द कंडक्टर क्या होता है? जीरो होता है ना। तो यहाँ पे यही करम कि इस केस द इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स बिटवीन द प्लेट्स, यहाँ पे कोई इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स होगा? नहीं होगा, क्योंकि इसके अंदर क्या होता है? इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होता है। सेकेंड क्वेश्चन है कि व्हाट इज द डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ मेटल। सेकेंड क्वेश्चन आपका, तो ये समझ में आ गया इसके अंदर इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स नहीं होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ मेटल क्या होता है? डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ मेटल क्या होता है? तो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट जो मेटल का होता है वो याद रख लीजिएगा, हमेशा ग्रेटर देन 1 होता है। ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, इसको याद कर लीजिएगा कि डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट जो मेटल का होता है वो क्या होता है? ग्रेटर देन 1 होता है। बेसिकली डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट क्या होता है? अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड अपॉन रिड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड, यही तो होता है। तो यहाँ पे ये याद कर लीजिए के की वैल्यू हमेशा ग्रेटर देन 1 होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ये है कि वाई इज इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल कांस्टेंट थ्रू आउट द वॉल्यूम ऑफ कंडक्टर। देखिए, आपसे कह रहा है कि यहाँ पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जो होता है कंडक्टर के अक्रॉस कांस्टेंट क्यों होता है? देखिए अच्छा भाई, तो जब हम इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल की बात हो रही है कि ये जो है इनसाइड, यहाँ पे यही कह रहा है कि कांस्टेंट क्यों होता है? थ्रू आउट द वॉल्यूम ऑफ अ कंडक्टर। ठीक है, कंडक्टर है कोई, ये कंडक्टर है कि इस कंडक्टर के थ्रू आउट वॉल्यूम जो है, थ्रू आउट द वॉल्यूम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जो है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होता है? रिमेन्स कांस्टेंट। ये चीज याद रखिएगा, ठीक है, कि कोई भी कंडक्टर है उसके थ्रू आउट द वॉल्यूम जो हमारा होता है वो क्या होता है? कांस्टेंट होता है। ठीक है, ये कैसे पता? तो देखिए, हमें ये तो पता है कि कोई कंडक्टर जो होता है उसके अक्रॉस इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है? जीरो होता है। इलेक्ट्रिक फील्ड जो होता है वो जीरो होता है, किस में? इनसाइड द कंडक्टर।
तो कंडक्टर के अक्रॉस इलेक्ट्रिक फील्ड जब जीरो होता है और इलेक्ट्रिक फील्ड और इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल में क्या रिलेशन होता है, E इक्वल्स टू माइनस dV अपॉन dr होता है, ठीक है, और E की वैल्यू आपकी 0 है। तो भाई एक चीज़ तो आपको पता होगा, dy/dx ऑफ कांस्टेंट क्या होता है, 0 होता है। किसी भी कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन क्या होता है, 0 होता है। तो यहाँ पे इसकी भी कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0 कर दिए, दैट मीन्स v क्या हो गया, यहाँ पे कोई कांस्टेंट होता है उसी का तो ये डिफरेंशिएशन क्या होता है, ये जो कांस्टेंट हमने बोला है dy/dx ऑफ कांस्टेंट, तो यहाँ पे ये कांस्टेंट क्या है, v है। तो इसका मतलब v की वैल्यू क्या हो गई, कांस्टेंट। दैट मीन्स कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जो होता है थ्रू आउट द वॉल्यूम ऑफ अ कंडक्टर क्या होता है, कांस्टेंट होता है, ठीक है। तो यहाँ से एक चीज़ और क्वेश्चन यहीं से बनता है कि नो वर्क इज डन इन मूविंग अ टेस्ट चार्ज ओवर एन इक्विपोटेंशियल सरफेस। देखिए ये हमारा v कांस्टेंट रहा, दैट मीन्स कि अगर कोई ये हमारा कंडक्टर है, इस पे v कांस्टेंट, यानी कि यहाँ पे v है तो यहाँ पे v है, यानी कि अगर यहाँ 5 वोल्ट है तो यहाँ भी 5 वोल्ट है, ठीक है। आ रही बात समझ में, पोटेंशियल। तो यहाँ पे यानी कि थ्रू आउट द वॉल्यूम इसकी वैल्यू सेम है, यानी कि इसको हम कंसीडर कर सकते हैं कि जब थ्रू आउट द वॉल्यूम इसकी वैल्यू कांस्टेंट है, दैट मीन्स कि ये हमारा क्या है, इक्विपोटेंशियल सरफेस है। क्या है, इक्वी पोटेंशियल सरफेस है। और जब ये इक्विपोटेंशियल सरफेस होता है तो उस केस में वर्क डन क्या होता है, देखिए वर्क डन इन मूविंग अ टेस्ट चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट के लिए फॉर्मूला क्या होता है, अगर किसी टेस्ट चार्ज को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे मूव करवा रहे हैं तो उस केस में फॉर्मूला होता है Q डेल्टा V, जहाँ पे डेल्टा V क्या होता है, V1 माइनस V2 होता है। तो यहाँ पे W की वैल्यू जो है Q0 डेल्टा V की वैल्यू V1 माइनस V2। अब एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे दोनों पे वैल्यू किसी कंडक्टर में क्या होता है, सेम होता है, क्योंकि यहाँ पे कांस्टेंट है ना, दैट मीन्स इसकी वैल्यू क्या रहेगी, फिक्स रहेगी। तो यानी कि यहाँ से हो गया Q0 और V माइनस V वैल्यू सेम है, दैट मीन्स 0। तो यही होता है कि अगर किसी कंडक्टिंग सरफेस के अलावा किसी टेस्ट चार्ज को मूव करवा रहे हैं तो उस केस में वर्क कितना होता है, 0, और वर्क का यूनिट क्या होता है, जूल, JOULE, ठीक है। इतना आ रहा है, ठीक है। तो ये कुछ क्वेश्चंस थे और एक क्वेश्चन और लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है अब यहाँ पे कि डज द चार्ज गिवन टू मेटेलिक स्फीयर डिपेंड ऑन वेदर इट इज हॉलो और सॉलिड। देखिए यहाँ पे आपसे कह रहा है कि किसी मेटेलिक स्फीयर को अगर आप कोई चार्ज देते हैं, ये आपका कोई मेटेलिक स्फीयर है, ठीक है, तो कह रहा है डज द चार्ज गिवन टू मेटेलिक स्फीयर डिपेंड ऑन वेदर इट इज हॉलो और सॉलिड। अगर आप इस पे चार्ज दे रहे हैं तो, और ये कैसा करेक्टर है, मेटेलिक शेप का, मेटेलिक करेक्टर है, दैट मीन्स कंडक्टिंग है, मेटेलिक करेक्टर है, ठीक है। और आपसे कह रहे कि अगर इस पे आप चार्ज दे रहे हैं तो क्या ये डिपेंड करेगा कि ये हॉलो है या कंप्लीटली फिल्ड है या दैट मीन्स सॉलिड है। क्या डज चार्ज गिवन इज गिवन डिपेंड्स अपॉन वेदर इट इज हॉलो और सॉलिड। आपसे ये क्वेश्चन है कि अगर कोई मेटेलिक स्फीयर है ये, ठीक है, इस पे अगर आप चार्ज दे रहे हैं तो उस केस में क्या इस पे क्या ये डिपेंड करेगा कि हॉलो है या फिर सॉलिड है। समझ में आ गया। तो देखिए एक चीज़ याद रखिएगा, आप जो भी चार्ज देंगे
चाहे वो आपका ये हॉलो हो या फिर सॉलिड हो, हमेशा चार्ज कहाँ पे रहता है? चार्ज रिसाइड्स ऑन इट्स सरफेस, चाहे वो आपका हॉलो हो चाहे कैसा हो, चाहे हॉलो हो या फिर सॉलिड हो। क्यों? अगर सेम रेडियस है, याद रखिएगा, अगर इसका रेडियस सेम है तो उस केस में कैपेसिटेंस की वैल्यू हो जाती है C = 4πε0r। ठीक है, आ रही बात समझ में? तो यहाँ पे अगर सेम रेडियस का कोई मेटालिक स्फीयर है तो चाहे वो आपका हॉलो हो या फिर सॉलिड हो, ये हमारा चार्ज हमेशा इसके स्फीयर पे ही रहना है, इनसाइड चार्ज तो रहेगा नहीं। दैट मीन्स कि ये इस पे डिपेंड नहीं करेगा कि ये हॉलो है या फिर सॉलिड है। भाई चार्ज जब इसके स्फीयर पे ही रहना तो फिर क्या दिक्कत है? ठीक है। और कब? जब दोनों का रेडियस सेम होना चाहिए, यानी कि अगर आप एक हॉलो स्फीयर ले रहे हो एक सॉलिड स्फीयर ले रहे हैं तो दोनों पे इक्वली चार्ज ही डिस्ट्रीब्यूट होगा, दोनों पे चार्ज इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होगा। किस पे? ऑन इट्स सरफेस। ठीक है, इसके सरफेस पे डिस्ट्रीब्यूट होता है, इनसाइड 0 होता है, तो इसलिए डिपेंड दोनों पे सेम रहेगा। चलिए ठीक है, थैंक यू। बस रेडियस क्या होना चाहिए? सेम होना चाहिए।